हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड BCS 053 है AKTU में, उसका यूनिट 4 कर्व्स एंड सरफेसेस का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स वन शॉट में देखेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्व्स और सरफेसेस होते क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। तो कर्व इज ए स्मूथ लाइन। कर्व एक स्मूथ लाइन होती है, यानी कि कर्व कोई भी एक स्मूथ लाइन हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो। यानी कि ऐसे भी कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही है। यानी कि कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व कर्व भी हो सकता है, मतलब कर्व किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी मतलब लाइन की तरह हो सकता है वो। सरफेस क्या होता है? सरफेस इज ए स्मूथ शेप फॉर्म्ड बाय मैनी कर्व्स। अगर बहुत सारे कर्व को मिला के कोई शेप बनाया जाए तो उसको सरफेस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो स्ट्रेट रोड है, यानी कि एक रोड है वो लाइन है, और जो कर्व्ड रोड है तो उसको कर्व कहेंगे, और लाइन भी खुद में कर्व होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और फुटबॉल, एप्पल, बॉटल, कार बॉडी, ये सब जो है ये सरफेस है जो कि कर्व को यूज करके बनाया गया है। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वी यूज मैथमेटिकल इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट दीज शेप्स सो दैट कंप्यूटर्स कैन ड्रॉ देम एक्यूरेटली एंड स्मूथली। हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं ताकि हम इन सभी शेप्स को बना सकें, जिससे कि हमारा जो ड्राइंग हो वो एक्यूरेट हो और स्मूथ हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिक सरफेसेस क्या होते हैं। क्वाड्रिक सरफेसेस क्या होते हैं? तो क्वाड्रिक सरफेस इज अ 3D सरफेस whose इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड डिग्री। यानी कि किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन XYZ का जो सेकेंड डिग्री का हो, उसको वो रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रिक सरफेस को। यानी कि एक बार फिर से, क्वाड्रिक सरफेस वो 3D सरफेस होता है जिसका इक्वेशन सेकेंड डिग्री का होता है XYZ में, ठीक है। उसका जनरल इक्वेशन यहां पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस dxy प्लस exz प्लस fyz प्लस gx प्लस hy प्लस iz प्लस j इज इक्वल टू 0। इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। ये जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, और इससे जो सरफेस फॉर्म होगा उसको क्वाड्रिक कहेंगे हम लोग, ठीक है। क्वाड्रिक सरफेस क्यों जरूरी है कंप्यूटर ग्राफिक्स में? क्योंकि वो बेसिक 3D शेप्स को दिखाता है, और उसको स्टोर करना, कंप्यूट करना और रोटेट करना, स्केल करना, ट्रांसफॉर्म करना इजी होता है, और वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और बहुत तेज, बहुत जल्दी उसको रेंडर किया जा सकता है। क्वाड्रिक सरफेसेस के टाइप्स क्या होते हैं? स्फीयर होता है, इलिप्सॉइड होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, एलिप्टिक पैराबोलॉइड होता है, हाइपरबोलॉइड होता है। स्फीयर का इक्वेशन देखिए यहां पे लिखा हुआ है। स्फीयर का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इलिप्सॉइड का स्फीयर क्या होता है? अगर सर्कल को 3D प्लेन में अगर रोटेट किया जाए तो उसको वो स्फीयर का फॉर्मेशन करता है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। और इलिप्सॉइड क्या होता है? अगर इलिप्स को 3D प्लेन में रोटेट किया जाए किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट तो वो इलिप्सॉइड का फॉर्मेशन करता है। और सिलेंडर तो आपको पता ही है कि अगर रेक्टेंगल को एक एक्सिस के अबाउट 3D प्लेन में रोटेट करेंगे तो वो सिलेंडर फॉर्म करेगा, जिसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोन क्या होता है? कोन जो होता है वो होता है अगर ट्राइंगल को 3D प्लेन में रोटेट करेंगे, अगर ट्राइंगल को 3D प्लेन में रोटेट करेंगे एक एक्सिस के अबाउट तो उसको कहेंगे कोन। इलिप्टिक पैराबोलॉइड क्या होता है? इलिप्टिक पैराबोलॉइड का इक्वेशन होता है z इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। स्फीयर का बॉल और अर्थ होता है, सिलेंडर का पाइप होता है, बॉटल होता है, कोन का आइसक्रीम कोन होता है, इलिप्सॉइड एग होता है, पैराबोलॉइड सैटेलाइट डिश होता है। समझिए। अब देखते हैं कि यूज क्या है इन क्वाड्रिक सरफेसेस का कंप्यूटर ग्राफिक्स में। सिंपल ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करने के लिए, कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए, लाइट रिफ्लेक्शन मॉडल बनाने के लिए, और बाउंडिंग शेप बनाने के लिए गेम्स में। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर is a 3D object in which every point on the surface is at equal distance from a fixed point called the center। यानी कि स्फीयर जो होता है ये एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो सरफेस पे है वो
इक्वल होती है, ठीक है। इसका इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें ए बी सी जो होता है, ए बी सी कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का और आर होता है रेडियस। अगर सेंटर आपका ओरिजिन पे हो जाए तो इसी इक्वेशन को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है स्फीयर की? ये सिमेट्रिकल होता है, स्फीयर जो होता है सिमेट्रिकल होता है, यानी कि हर डायरेक्शन से वो सेम ही दिखता है, इसकी कोई एज नहीं होती है, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। इसके सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल होते हैं। इसी एग्जांपल है फुटबॉल, ऑरेंज, सोप बॉटल, सोप बबल, अर्थ, मार्बल, ठीक है। स्फीयर को कैसे हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक में ड्रॉ करते हैं उसका मतलब टेक्निक देख लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी कि स्फीयर के हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करके कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम लोग पॉलीगन मैश अप्रोक्सीमेशन का भी यूज कर सकते हैं। इसको आप डिटेल में ना ही पढ़े तो अच्छा है, कोई सा डिटेल में आता नहीं उतना, बस आप याद रखिए कि पॉलीगन मैश अप्रोक्सीमेशन का यूज होता है स्फीयर को ड्रॉ करने में कंप्यूटर ग्राफिक्स में। क्या जरूरत है स्फीयर की कंप्यूटर ग्राफिक्स में? जैसे कि प्लैनेट्स को अगर हम लोग को सिमुलेट करना है, बॉल को बनाना है, आई को बनाना है, लाइट बल्ब्स को बनाना है, पार्टिकल्स को बनाना है, तो हम लोग को स्फीयर बनाने आना चाहिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में। एडवांटेजेस क्या है मॉडलिंग स्फीयर की? स्फीयर का एडवांटेज क्या है मॉडलिंग करने में? तो सबसे पहला होता है कि बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी होता है ट्रांसफॉर्म करने में, यानी कि रोटेट, स्केल और ट्रांसलेट ये सब करने में बहुत इजी होता है। और इजी कोलिजन डिटेक्शन, यानी कि इसका कोलिजन डिटेक्ट करना भी बहुत इजी होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड मैंने आपको बताया था कि इलिप्सॉइड क्या होता है। इलिप्सॉइड इज अ स्ट्रेच्ड एंड और कंप्रेस्ड स्फीयर, यानी कि वो या तो स्ट्रेच्ड होगा या तो कंप्रेस्ड होगा, यानी कि जो उसका रेडियाई, जैसे कि मान लीजिए कि सर्कल है, ये स्फीयर है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग मान लीजिए कि इधर से और इधर से फोर्स देते हैं तो क्या होगा, ये श्रिंक करके मतलब कि श्रिंक हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, तो इसको इलिप्सॉइड बोलेंगे। और मान लीजिए हम लोग ऊपर से कुछ जैसे कि ऊपर से दिए फोर्स और नीचे से फोर्स दिए तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, और ये भी एक इलिप्सॉइड है, ठीक है। या तो हम लोग इसको वो कंप्रेस कर दें, यानी कि दबा दें दोनों तरफ से, तब ये इलिप्सॉइड बन जाता है स्फीयर, और या तो स्ट्रेच कर दे, यानी दोनों तरफ से खींच लें। खींचने का मतलब क्या होगा, ऊपर से दबा देना या फिर साइड से खींच लेना, बात तो बराबर ही है। तो इसीलिए ये भी एक इलिप्सॉइड का फॉर्मेशन करता है। इफ अ स्फीयर इज पुल्ड और प्रेस्ड एट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इट बिकम्स एन इलिप्सॉइड, ठीक है। इलिप्सॉइड का इक्वेशन क्या होता है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें ए बी सी जो होती है वो रेडियाई होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। स्पेशल केस क्या होता है कि अगर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक इलिप्सॉइड का जो रेडियाई होता है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में सेम हो जाए तो वो एक स्फीयर बन जाता है। स्फीयर इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्सॉइड, ठीक है। और अगर वो तीनों की तीनों वैल्यू रेडियाई की अलग अलग है तो एक इलिप्सॉइड का फॉर्मेशन करेगी। देखिए शेप का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको काम देगा एग्जाम में, आंसर लिखने में बहुत जरूरत पड़ती है। एग्जांपल क्या इसका, एग है, रग्बी बॉल है, कोई फ्रूट होता है जिसको आप देखेंगे इलिप्सॉइड के जैसे होता है, जैसे आम भी देखेंगे वो भी इलिप्सॉइड के फॉर्म में होता है। हमारा जो सर होता है वो भी मतलब कि कुछ कह सकते हैं कि इलिप्सॉइड ही होता है। कैसे इलिप्सॉइड का यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में? हेड मॉडलिंग, ऐसे किसी का सर बनाना है, बॉडी पार्ट बनाना है, ऑर्गेनिक शेप बनाना है, स्मूथ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो फिर इलिप्सॉइड का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। इलिप्सॉइड क्यों बेहतर है स्फीयर से? देखिए आपको जैसे मैंने बताया ही था कि स्फीयर एक स्पेशल केस है इलिप्सॉइड का, इसलिए इलिप्सॉइड एक जनरल केस है, इसलिए उसकी वो ज्यादा बेहतर है स्फीयर की तुलना में। तो इसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कि मोर फ्लेक्सिबल शेप, ठीक है। इससे हम लोग स्फीयर भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे शेप बना सकते हैं, इसलिए ये मोर फ्लेक्सिबल है। मोर रियलिस्टिक, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। कैन रिप्रेजेंट मैनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्फीयर और इलिप्सॉइड में ये डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मेटाबॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट, स्मूथ, organic looking 3D objects whose shape is defined by combining fields of influence instead of hard boundaries। मतलब उनका जितने हद तक उनका इन्फ्लुएंस होगा उसको हम लोग कहते हैं कि वो ब्लॉबी ऑब्जेक्ट है। जैसे कि स्मूथ होता है, मतलब देखिए उसका भले शेप कुछ इस तरह का हो, लेकिन अगर उसका जो मतलब कि इन्फ्लुएंस है वो यहाँ तक है तो उसको हम लोग ब्लॉबी ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि एक लाइट बल्ब है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक लाइट बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये लाइट बल्ब जल रहा है। या फिर हम मान के चलते कि ये सूरज है, चलिए सूरज का एग्जांपल लेते हैं कि ये
देखिए कि ये जो है ये यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज है, सूरज अपनी रोशनी दे रहा है। सूरज की रोशनी कहां तक आती है? मान लीजिए कि ये हमारे का प्लेनेट अर्थ है, ये प्लेनेट अर्थ पे पूरा हर जगह सूरज की रोशनी आती है, तो ये हम लोग को इतने दूर तक इसका इन्फ्लुएंस है, इसलिए इसको हम लोग ब्लॉबी ऑब्जेक्ट कहेंगे या फिर मेटाबॉल कहेंगे। ठीक है, इसको मेटाबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिक्विड बॉल होता है और ये जब इसके क्लोज में कुछ आता है तो वो आसानी से मर्ज होता है, और इससे जब कुछ दूर जाने लगता है तो ये आसानी से सेपरेट हो जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है वाटर के ड्रॉप, मरकरी लिक्विड ड्रॉपलेट्स और मेल्टेड वैक्स, च्युइंगम, ठीक है, और ऑयल ड्रॉप्स। व्हेन टू ड्रॉप्स कम नियर do not remain separated, it merges with each other, and if they are they slowly merge into one smooth shape। ठीक है, this is exactly how blobby objects behave। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि ब्लॉबी ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है एक कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ठीक है, क्या है? नॉर्मल 3D ऑब्जेक्ट हैव हार्ड एजेस, कैन नॉट रिप्रेजेंट लिक्विड, स्मोक और ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि अगर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो उससे हम लोग लिक्विड, स्मोक ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग को ब्लॉबी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट होता है, और वो उसको आसानी से लिक्विड, क्लाउड्स, टिश्यूज और मसल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसका कि ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स कोई डिफाइंड यानी कि कोई पॉलीगन नहीं होता है। क्या होता है इसकी बजाय ब्लॉबी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इसकी एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये अगर ब्लॉबी ऑब्जेक्ट है तो इसकी अगर इतने दूर पे कोई ऑब्जेक्ट आया तो ये एक साथ मर्ज हो जाएंगे और ये एक साथ एक बड़ा सा ब्लॉबी ऑब्जेक्ट बना देंगे। और अगर मान लीजिए कि इतने से ही दूर इसके कोई गया तो फिर ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा और ये दो ब्लॉबी ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या एट एवरी पॉइंट इन स्पेस वी ऐड द फील्ड वैल्यूज, मतलब हम लोग देखते हैं कि क्या ये इसके इन्फ्लुएंस में है, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आया है क्या इस ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं। अगर इन्फ्लुएंस में रहेगा तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, नहीं रहेगा तो सेपरेटेड रहेगा। इफ द टोटल फील्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन अ थ्रेशोल्ड सरफेस इज ड्रॉन, यानी कि अगर उसकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा वैल्यू है तो उसकी अलग सरफेस बनेगी, नहीं तो एक साथ ही मर्ज हो जाएंगे। तो फील्ड फंक्शन क्या होता है, ये देखिए फील्ड फंक्शन का इक्वेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं। और उसकी सरफेस कब ड्रॉ होगी, जब उसकी जो फील्ड फंक्शन की वैल्यू है थ्रेशोल्ड से जब ज्यादा होगी तब उसका सरफेस ड्रॉ होगा। इसको आइसो सरफेस भी कहते हैं जो इस फील्ड फंक्शन की वजह से ड्रॉ होती है। ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होती है देखते हैं कि प्लेस सम मेटाबॉल्स सेंटर्स इन स्पेस, अगर किसी बहुत सारे मेटाबॉल को एक जगह पे एक स्पेस में रख दिए, ईच मेटाबॉल प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, नहीं कि उनका एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि वो कुछ दूर तक एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। एट ईच पॉइंट इन स्पेस ऐड ऑल फील्ड वैल्यूज, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए उस स्पेस में हम लोग फील्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। टोटल फील्ड अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है थ्रेशोल्ड के तो उस पॉइंट को हम लोग उस ऑब्जेक्ट के अंदर बना देंगे, यानी तो फिर क्या होगा कि द बाउंड्री फॉर्म्ड इज स्मूथ ब्लॉबी ऑफ सरफेस, यानी कि वो स्मूथ ब्लॉबी सरफेस को फॉर्म करेगा। मर्जिंग कैसे होती है इस ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स में, व्हेन टू मेटाबॉल्स आर फार दे लुक लाइक टू सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब दूर दूर रहेंगे मेटाबॉल्स तो लगेंगे कि दो अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन जब पास आ जाएंगे और तो फिर उनकी जो फील्ड ओवरलैप करने लगेगी। यानी आप देखेंगे मैग्नेट में पढ़ी होंगी कि अगर मान लीजिए ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ इस तरह से बनता है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अपना इस तरह से अगर मान लीजिए नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ तो रिपेल करना चाहते हैं, इसका फील्ड अलग ऐसे बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो इसके अगर ये दोनों आपस के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं तो इनका फील्ड एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर इस तरह कंडीशन बनता है तो फिर उनकी जो फील्ड्स होगी वो ओवरलैप कर जाएगी, और ओवरलैप कर जाएगी तो क्या होगा, ज्वाइन हो जाएंगे, वो एक दूसरे में ज्वाइन हो जाएंगे और वो एक ही ऑब्जेक्ट फॉर्म कर जाएंगे। समझे, एक ही ऑब्जेक्ट फॉर्म कर जाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ पोल और अगर यहाँ पे साउथ पोल आ गया तो फिर ये क्या होगा कि एक दूसरे को मिल जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और इनका फील्ड अलग अलग हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, एक ही फील्ड में हो जाएंगे ये सब। और अगर वो दूर फिर जाने लगे तो फिर उनको, क्योंकि हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए सेपरेट कर सकते होंगे तो फिर वो जो अलग अलग हो जाएंगे तो उनका जो फील्ड भी होता है वो भी अलग अलग बढ़ जाएगा। और इसे अलग करने में कोई भी एज ना टूटता है ना कोई क्रैक आता है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान करने वाली है। अगर
देखिए जैसे कि 2 सर्कल्स आर ग्लो अराउंड देम, अगर 2 सर्कल यानी कि अगर हम लोग 2 लाइट बल्ब को ग्लो करते हैं, यानी 2 लाइट बल्ब को ग्लो करते हैं, तो कुछ कुछ दूर तक वो लोग अपनी लाइट को देंगे, और फिर क्या होगा कि अब जहां जहां पे उनकी लाइट ओवरलैप करेगी, यानी कि मान लीजिए यहां तक ये अपना लाइट दे रहा है, ठीक है, यहां तक ये अपना लाइट दे रहा है, ये यहां तक अपनी लाइट दे रहा है, ठीक है, तो कुछ जगहों पे होगा ऐसा कि इनकी लाइट ओवरलैप करेगी, यानी कि इस रीजन में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वहां पे वो एक ही शेप हो जाएगा, लेकिन लाइट का वो जो सेम शेप हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंस यूजिंग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग कि ब्लॉबी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्मूथ होता है, कोई शार्प कॉर्नर नहीं होता है इनका, और ये कभी भी मर्ज हो सकते हैं, कभी भी स्प्लिट हो सकते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इनका शेप, इनका स्ट्रेंथ ऑफ मतलब कि ब्लॉब्स का कितना स्ट्रेंथ है, उसका कितना फील्ड इन्फ्लुएंस है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉडलिंग में बहुत काम आता है, ठीक है, स्मूथ मर्जिंग में काम आता है, नेचुरल स्मूथ मर्जिंग में, मैनुअल ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को, अगर उस फील्ड एरिया में आया तो खुद ही ज्वाइन हो जाता है, रियलिस्टिक लिक्विड लाइक बिहेवियर होता है, और इजी टू एनिमेट होता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, यानी इसको मैथमेटिकली कंप्यूट करना बहुत कठिन है, रेंडरिंग इसका स्लो होता है, यानी इसको जल्दी जल्दी फॉर्म नहीं किया जा सकता है इमेज में, पिक्सल्स के थ्रू, विजुअल्स में, हार्ड टू कंट्रोल लाइक शेप, कंट्रोल एग्जैक्ट शेप, इसका एग्जैक्ट शेप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्योंकि ब्लॉबी ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये इसका शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, मर्ज होते रहता है, स्प्लिट होते रहता है, इसका शेप बदलते रहता है। नॉट सुटेबल फॉर हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल और बॉक्स। इसका एप्लीकेशन कहां होता है, लिक्विड सिमुलेशन, स्मोक एंड क्लाउड्स, फायर एंड मैजिक इफेक्ट्स, मसल्स इन एनिमेशन, ऑर्गेनिक शेप्स लाइक सेल, बैक्टीरिया, जैसे आप लोग देखे होंगे कि अमीबा, ये मान लीजिए अमीबा बना हुआ है, और फिर ये अपने ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो एक छोटा अमीबा बन गया, एक छोटा अमीबा बन गया, और एक फिर उसके बाद दूसरा भी अमीबा बन गया। तो ये क्या होता है कि ये स्प्लिट कर जाते हैं, तो फिर 2 अमीबा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इसको हम लोग को अगर दिखाना है, दर्शाना है, तो हम लोगों को ब्लॉबी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। कार्टून कैरेक्टर बनाने में काम आता है, और स्पेशल इफेक्ट देने में काम आता है मूवीज में। नॉर्मल ऑब्जेक्ट और ब्लॉबी ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है कि मूवीज और गेम्स में ब्लॉबी ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ये सब पढ़ सकते हैं आप अगर चाहें तो। मेल्टिंग इफेक्ट देने के लिए, मॉर्फिंग इफेक्ट देने के लिए, स्लिम कैरेक्टर बनाने के लिए, टर्मिनेटर लिक्विड मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि स्प्लीन क्या होता है। स्प्लीन क्या होता है? अ स्प्लीन इज अ स्मूथ कर्व दैट इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स इन सच अ वे दैट द कर्व लुक्स लाइक कंटिन्यूअस एंड स्मूथ, नॉट ब्रोकन और जिगजैग। ये स्मूथ कर्व होता है जिसको कि बहुत सारे सीरीज ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है, जिससे कि ये जो कर्व होता है वो कंटिन्यूअस दिखता है, स्मूथ दिखता है, ना कि जिगजैग दिखता है। और मैथ इज स्प्लीन इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मूथ कर्व दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। जैसे कि स्प्लीन होता है उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं उनके कंट्रोल में रहता है वो। जैसे कि एक थिन फ्लेक्सिबल रूलर और अ थिन रबर स्ट्रिप, नाउ फिक्स सम नेल्स ऑन अ हार्ड वुडन बोर्ड, बेंड द रबर स्ट्रिप सो दैट इट पासेस नियर और थ्रू द नेल्स। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक बड़ा सा वुडन बोर्ड है, ठीक है, और इस पे हम लोग यहाँ पे नेल लगा दिए, ठीक है, नेल लगा दिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एक फ्लेक्सिबल रूलर को पास करेंगे यहाँ पे, यानी कि इसके पास गुजारेंगे, तो जो द शेप फाउंड बाय द बेंट स्ट्रिप, देखिए ये जो ऐसे आगे जाएगा तो फिर इसकी कुछ शेप इस तरह से बन जाएगी, ऐसे आके फिर, अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, देखते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, ऐसे आगे, फिर ऐसे ये जो शेप ले लेगा इसकी, उसकी वो कील की, और फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो बैंड शेप बनी है इसी को स्प्लीन कहते हैं। तो इसमें जो कंट्रोल पॉइंट है वो क्या है, ये नेल जो है ये कंट्रोल पॉइंट है इसमें, इस केस में। और जो ये रबर स्ट्रिप का जो ये शेप बन के आया है ये है आपका स्प्लीन कर्व। और इसी को अगर और ज्यादा कर देंगे तो आपका स्प्लीन जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे टाइप का बड़ा सा स्प्लीन, बड़ा सा अगर करते हैं वो पूरा का पूरा नेल अंदर से निकाल देंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर टाइप का, ठीक है। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। Why do we need spleen? स्प्लीन की हम लोग को जरूरत क्या है, हम लोग स्प्लीन की जरूरत क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। सभी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन से ही बने हों, इसलिए अगर हम लोग को स्मूथ कार बॉडी बनानी है, फेसेस बनाने हैं, रोड बनाने हैं, एनिमेशन पाथ बनाना है, फॉन्ट्स बनाने हैं, तो फिर हम लोग को जरूरत पड़ेगी स्प्लीन की। इफ यू यूज
ओनली स्ट्रेट लाइंस, ऑब्जेक्ट्स विल लुक रफ एंड ब्रोकन। अगर हम लोग मान लीजिए कि आप ही बताइए, अगर आपका चेहरा सिर्फ एक लाइन सेगमेंट से बनाया जाए, यानी कि कुछ ऐसे 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 आपका चेहरा हो गया, ये आपके ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे, ये आंखें, फिर ऐसे नाक बना दिए और फिर ऐसे ही ये मुंह बना दिए, तो ये चेहरा कैसा लग रहा है? और अगर मान लीजिए कर्वी बना है तो कैसा लगेगा? तो इसमें रियलिस्टिक फील नहीं आता है, इसलिए हम लोग अब इसका यूज करते हैं, स्प्लीन्स का यूज करते हैं। स्प्लीन क्योंकि कंटिन्यूअस होता है, स्मूथ होता है, नेचुरल लुकिंग शेप्स को बनाया जा सकता है इसका। अब बेसिक आइडिया क्या है? स्प्लीन का बेसिक आइडिया क्या है? इट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू इनको बनाया जाता है। डज नॉट नेसेसरी पास थ्रू ऑल कंट्रोल पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए कि ये कंट्रोल पॉइंट, ये कंट्रोल पॉइंट है, एक कंट्रोल पॉइंट ये 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 है, तो जरूरी नहीं कि सारे कंट्रोल पॉइंट से पास हो। ये ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे वापस आ जाए तो भी ये कहते हैं स्प्लीन कहलाएगा। और अगर ये ऐसे करके ऐसे वापस आ जाए तो भी ये स्प्लीन कहलाएगा। और अगर वो सारे कंट्रोल पॉइंट से भी पास होता है तभी भी वो स्प्लीन कहलाएगा। ठीक है, ट्राइज टू फॉलो देयर डायरेक्शन स्मूथली, वो अपना डायरेक्शन खुद ही स्मूथली फॉलो करना चाहता है। कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल पॉइंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका शेप डिजाइन करने के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर इसको डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचा देते तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता, और ऐसे पास किए तो ये अलग शेप दिया है, और अगर हम लोग इसी को पूरे से पास करते तो अलग शेप बनता, और अगर यहाँ ये 3 पॉइंट को इंक्लूड करके बनाते तो अलग शेप बनता। तो इसका जो शेप होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने कंट्रोल पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो इसलिए इसके जो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो शेप डिसाइडर होते हैं, शेप कंट्रोलर होते हैं। और जो कर्व होता है वो स्मूथ पाथ गाइडेड बाय देम, यानी कि इस कंट्रोल पॉइंट से जो स्मूथ पाथ गाइड करते हैं, यानी कंट्रोल पॉइंट जो स्मूथ पाथ बनाते हैं उसको हम लोग कर्व कहते हैं, प्लेन कर्व। मैथमेटिकल व्यू, मैथमेटिकल में क्या है? ये पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व है, यानी कि पीस वाइज यानी कि टुकड़े टुकड़े में एक पॉलिनोमियल कर्व है। जैसे कि हम लोग ये जिसकी मान लीजिए ये हम लोग बड़ा वाला जो अपना बनाए थे फंक्शन उस वाले को यूज करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये भी एक, इसको अगर पार्ट में देखेंगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल कर्व है, और फिर दूसरे पार्ट में ये भी एक पॉलिनोमियल कर्व है, और तीसरे पार्ट में ये भी एक पॉलिनोमियल कर्व है, यानी कि ये पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व होता है। अगर इसको पीसेस में तोड़ करेंगे तो भी ये पॉलिनोमियल कर्व होगा। द होल कर्व इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, यानी कि वो जो पूरा कर्व होता है, जो बड़ा सा कर्व होता है, उसको हम लोग स्मॉल सेगमेंट से डिवाइड करते हैं। इस सेगमेंट इज सिंपल पॉलिनोमियल कर्व, यानी कि देखिए हम लोग एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट, 3 सेगमेंट डिवाइड किए, और तीनों का तीनों आपस में मतलब तीनों का तीनों पॉलिनोमियल कर्व है। ऑल सेगमेंट्स आर ज्वाइंट स्मूथली विदाउट ब्रेक्स, विदाउट शार्प कॉर्नर्स। ठीक है, समझिए। और अब क्या है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्प्लीन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो कर्व होता है स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है, शेप मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली, लोकल कंट्रोल होता है क्योंकि कंट्रोल पॉइंट से कंट्रोल होता है, नो शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर कोई नहीं होता है, हाई क्वालिटी स्मूथनेस होती है। देखिए इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटरपोलेटिंग और अप्रोक्सीमेटिंग स्प्लीन्स। इंटरपोलेटिंग क्या होता है कि कर्व्स पासेस थ्रू ऑल गिवन पॉइंट्स, यानी कि जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स दिए गए अगर सब कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू अगर पास करता है तो वो इंटरपोलेटिंग स्प्लीन है, यानी ड्राइंग अ कर्व दैट मस्ट पास थ्रू ऑल मेजर्ड डेटा पॉइंट्स। और अप्रोक्सीमेटिंग स्प्लीन क्या होता है कि कर्व डज नॉट पास थ्रू ऑल पॉइंट्स बट फॉलोज देयर शेप, यानी कि अगर कर्व को हम लोग सारे कंट्रोल पॉइंट से पास नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उसका शेप जनरेट होता है तो उसको कहेंगे अप्रोक्सीमेट स्प्लीन। अब टाइप्स ऑफ स्प्लीन क्या होता है कि लीनियर स्प्लीन, पॉलिनोमियल स्प्लीन, क्यूबिक स्प्लीन, बेजियर स्प्लीन, बी स्प्लीन। बेजियर स्प्लीन और बी स्प्लीन आपको आगे पढ़ना है, तो अभी देखते हैं हम लोग क्यूबिक स्प्लीन क्या होता है। कि क्यूबिक स्प्लीन क्या होता है कि डिग्री ऑफ 3 पॉलिनोमियल गिव्स, यानी कि 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उससे हम लोग का क्यूबिक स्प्लीन जनरेट होता है। इससे क्या होता है कि क्यूबिक स्प्लीन की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये इसका स्मूथनेस बहुत अच्छा होता है, कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और कंप्यूटेशन इजीली हो जाता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होता है, और कोई शार्प टर्न नहीं होता है। क्यूबिक स्प्लीन का कोई क्यूबिक स्प्लीन में कोई शार्प टर्न नहीं होता है। ये कंटिन्यूटी इन स्प्लीन, ये देखिए ऑप्शनल टॉपिक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप अगर चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। हाउ अ स्प्लीन कर्व इज कंस्ट्रक्टेड, स्प्लीन कर्व कैसे बनाते हैं? देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है, और फिर क्या करना होगा कि उन कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू हम लोग को पॉलिनोमियल सेगमेंट्स बनाने होंगे, यानी कि डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू कैसे डिफरेंट पॉलिनोमियल कर्व बनाए जा सकते हैं। फिर क्या होगा कि उन लोग को हम लोग वो जो अलग अलग पॉलिनोमियल कर्व हैं
उन सबको हम लोग को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, उन सेगमेंट्स को ज्वाइन करना होगा ताकि उनके बीच में ना कोई ब्रेक हो ना कोई शार्प कॉर्नर हो। ठीक है, ये समझे आप लोग, ऊपर हम बताएंगे कुछ सब अच्छे से। एंश्योर स्मूथनेस कंडीशन, यानी कि स्मूथनेस कंडीशन भी एंश्योर होनी चाहिए। वेयर आर स्प्लिन यूज्ड, स्प्लिन को यूज कहां किया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में? कार बॉडी डिजाइन, एयरक्राफ्ट शेप डिजाइन, फॉन्ट डिजाइन और रोड रिवर मैप, एनिमेशन पाथ्स, कैरेक्टर मॉडलिंग और कैड या फिर कैम, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड मशीन मॉडल। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं स्प्लिन के? स्प्लिन के एडवांटेजेस, वेरी स्मूथ कर्व, बहुत स्मूथ कर्व बनाता है, इजी टू एडिट, नीड्स लेस डेटा देन पॉलीगन्स, हाई क्वालिटी शेप्स, नेचुरल लुकिंग। डिसएडवांटेज क्या होता है कि मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है इसकी, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन चाहता है इसको स्ट्रेट लाइन की तुलना में, और बहुत हार्ड होता है इसका एग्जैक्ट पाथ कंट्रोल करना। ठीक है, इसका एग्जैक्ट पाथ कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है। देखो स्प्लिन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए, ये पॉलीलाइन तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए आप ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि बी स्प्लिन क्या होता है। बी स्प्लिन मींस बेसिस स्प्लिन। बेसिस स्प्लिन कर्व इज अ स्मूथ कर्व डिफाइंड यूजिंग अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स एंड basis function which provides local control, high smoothness and great flexibility. Why do we need B-splines? Bezier curves have a problem. If you move one control point, the whole curve changes. But in B-spline, if you move one control point, only a small part of the curve changes. यानी कि देखिए, अगर बेजियर कर्व में अगर आप एक कंट्रोल पॉइंट मूव करेंगे तो पूरा कर्व ही बदल जाएगा, लेकिन अगर बी स्प्लिन में एक कंट्रोल पॉइंट आप मूव करेंगे तो बहुत छोटा सा हिस्सा कर्व का चेंज होगा, बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा। और इसी छोटे से चेंज को लोकल कंट्रोल कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा सा आयरन रॉड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हुक हैं। ठीक है, उसमें से एक हुक को हमने हिलाया तो क्या होगा कि उसके जो आसपास के जो हुक होंगे वो भी बेंड कर जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा कि लेकिन पूरा का पूरा रॉड तो हिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी तरह होता है बी स्प्लिन, इसी तरह होता है बी स्प्लिन, यानी कि उसका जो लोकल कंट्रोल पॉइंट होता है उससे अगर हम लोग थोड़ी भी बहुत छेड़खानी अगर करते भी हैं तो उस पूरे जो कर्व होता है उसका कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, बेसिक टर्म्स क्या होते हैं बी स्प्लिन में? कंट्रोल पॉइंट्स, डिग्री ऑफ कर्व और नॉट वेक्टर। नॉट वेक्टर ही डिसाइड करता है कि वो कर्व कहां से कब कैसे बेंड होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? लोकल कंट्रोल, यानी कि इसमें बस लोकल कंट्रोल पॉइंट्स का कंट्रोल होता है, और स्मूथ कर्व होता है, स्टेबल शेप होता है इसका, और जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट से पास करें, और लाइज इन कन्वेक्स हल में जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स हल में वो लाई करना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका कंट्रोल पॉइंट ये और ये है, तो आपका जो कॉन्वेक्स हल बन के आएगा वो कुछ यहां से करके होगा। तो आपका जो कर्व बनना चाहिए बी स्प्लिन का, वो कर्व भी इस कॉन्वेक्स हल के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए इस कॉन्वेक्स हल के कर्व। ठीक है, और डिग्री को हम लोग चूज कर सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, और बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, जैसा आपका मन हो। ठीक है, बी स्प्लिन का देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को जरूर पढ़ लीजिएगा। बी स्प्लिन का फॉर्मूला है जिसमें कि पी आई जो होता है वो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, एन आई के यू ये बेसिस फंक्शन होता है, और के डिग्री होती है, और यू जो होता है वो पैरामीटर होता है, यानी ये यू पैरामीटर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग वो इस फॉर्मूले पे के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इस फॉर्मूले पे आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नॉट वेक्टर क्या होता है। नॉट वेक्टर इज अ सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर वैल्यूज दैट डिसाइड्स वेयर एंड हाउ स्ट्रांगली द कर्व इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंट्रोल पॉइंट्स। नॉट वेक्टर ये बताता है कि जो कंट्रोल पॉइंट्स का है उसका कितना इन्फ्लुएंस है उस पर्टिकुलर कर्व के बैंड को फॉर्म करने में। एक होता है यूनिफॉर्म बी स्प्लिन और नॉन यूनिफॉर्म बी स्प्लिन। ठीक है, ये होते हैं नॉट के टाइप्स। नॉट के टाइप्स होते हैं यूनिफॉर्म बी स्प्लिन और नॉन यूनिफॉर्म बी स्प्लिन। और बी स्प्लिन कर्व्स के क्या टाइप होते हैं? ओपन बी स्प्लिन, क्लोज्ड बी स्प्लिन, यूनिफॉर्म बी स्प्लिन और नॉन यूनिफॉर्म बी स्प्लिन। ठीक है, क्यों हम लोग क्यूबिक बी स्प्लिन को ज्यादातर यूज करते हैं? क्योंकि देखिए वही बात है कि इसका स्मूथनेस बहुत ज्यादा होता है, कंप्यूटेशन बहुत कम होता है, और इसकी कंटिन्यूटी यानी कि बहुत स्मूथ बेंडिंग होती है। एप्लीकेशन क्या है? कार बॉडी डिजाइन, एयरक्राफ्ट शिप डिजाइन, फॉन्ट्स, एनिमेशन पास, कैड और कैम। ठीक है, ये देखिए ये डिफरेंस है बेजियर कर्व और स्प्लिन कर्व में, तो इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा आप।
बी स्प्लिन सरफेस क्या होता है? बी स्प्लिन सरफेस इज अ स्मूथ 3D सरफेस फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग बी स्प्लिन कर्व्स इन 2 डायरेक्शन। अगर हम लोग बी स्प्लिन कर्व को 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो फिर हम लोग को बी स्प्लिन 3D सरफेस मिलेगा। ठीक है, तो बी स्प्लिन कर्व क्या है? 1D है, और बी स्प्लिन सरफेस क्या है? 2D है। और रबर शीट हेल्ड मैनी कंट्रोल पिंस, वन पिन ओनली नियर बाय एरिया मूव्स, अ होल शीट डज नॉट चेंज। यानी कि अगर एक पिन को हम लोग हिलाते हैं तो उसके बस आसपास का एरिया हिलेगा, लेकिन बाकी उस शीट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसीलिए ये जो शीट होगा इसको बी स्प्लिन सरफेस कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से है, आप लोग ये मैथमेटिकल फॉर्म जरूर पढ़िए जाइएगा, इसके ऊपर शायद हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बी स्प्लिन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्मूथ होता है, लोकल कंट्रोल होता है, स्टेबल होता है, शेप को शार्प कॉर्नर नहीं होता है कुछ, इसको इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, और ये कॉन्वेक्स हल के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, इसका फिर एडवांटेजेस क्या है? परफेक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स शेप्स, लोकल एडिटिंग पॉसिबल, वेरी स्मूथ सर्फेसेस, वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और मेमोरी इफिशिएंट होता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? कार बॉडी मॉडलिंग, एयरक्राफ्ट विंग्स, शिप हल, कैरेक्टर फेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइन, फिल्म एनिमेशन। ठीक है, बी स्प्लिन सरफेस और पॉलीगॉन मेश में ये डिफरेंस दिया हुआ है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेजियर कर्व क्या होता है। ठीक है, बेजियर कर्व इज अ स्मूथ कर्व डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स वेयर द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लाई ऑन द कर्व एंड मिडल पॉइंट्स कंट्रोल द शेप ऑफ द कर्व। देखिए बेजियर कर्व क्या होता है, ये मान लीजिए ये कंट्रोल पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है, और ये कंट्रोल पॉइंट है। ये 5 कंट्रोल पॉइंट हुए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पहला कंट्रोल पॉइंट है और दूसरा लास्ट वाला कंट्रोल पॉइंट है, इन दोनों से तो कर्व पास होना ही चाहिए, और प्लस जो और कहीं से जहां से पास होगा वो उसके बेंड को डिसाइड करेंगे, यानी कि इसकी शेप को डिसाइड करेंगे, और बाकी जो ये दोनों कर्व, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये डिसाइड करते हैं इन दोनों पॉइंट के थ्रू वो कर्व पास करना ही चाहिए। ठीक है, ये होता है बेजियर कर्व। इस कर्व का नाम जो है वो पियरे बेजियर के ऊपर रखा गया है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पियरे बेजियर के ऊपर इनका नाम रखा गया है, जिन्होंने इसको कार बॉडी डिजाइन में पहली बार यूज किया था। ठीक है, इमेजिन करिए कि एक रबर रोप है, उसके 2 फिक्स्ड एंड हैं। ठीक है, ये है एक रबर रोप, इसके 2 फिक्स्ड एंड है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग कुछ हुक्स के थ्रू खींचते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हुक लगा दिए और यहां से हम लोग खींच रहे हैं, द रोप स्टार्ट्स एट फर्स्ट पॉइंट, यहां से वो स्टार्ट करेगा खींचना, और क्या है? एंड्स एट लास्ट पॉइंट, यानी कि वो यहां तक आखिरी बार खींचेगा, और बीच का अगर जो हुक होगा उसके हिसाब से वो बेंड होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे बेजियर कर्व। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं? P0 होता है स्टार्टिंग पॉइंट, Pn होता है एंडिंग पॉइंट, P1 P2 P3 होते हैं कंट्रोल पॉइंट। P0 और Pn कहते हैं कर्व पे होते हैं शुरू में और अंत में, और जो P1 P2 P3 P4 P5 P6 करके हैं वो सब उसके शेप को डिसाइड करते हैं। डज नॉट नेसेसरली पास थ्रू मिडिल पॉइंट्स, इसका देखिए कोई कंपल्सन नहीं होता है कि वो मिडिल पॉइंट्स के थ्रू ही पास करे, बट इज पुल टुवर्ड्स देम, यानी कि इनका जो इन्फ्लुएंस होगा, मतलब देखिए ये शेप जरूरी नहीं कि इसी तरह से बना हो सकता है कि ये शेप ऐसा बना हो, लेकिन ये जरूरी बात है कि जो बेंट होगा, ये बेंट इस वाले पॉइंट के तरफ ही होगा। इसको आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, ऐसे ये बन ही नहीं सकता है। इसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो उस पॉइंट के तरफ होगा, भले वो उस पॉइंट से पास नहीं करे, लेकिन उस पॉइंट की तरफ इसका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, और क्या होता है? बेजियर कर्व के टाइप्स क्या हैं? लीनियर बेजियर, क्वाड्रेटिक बेजियर और क्यूबिक बेजियर, यानी कि जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं और 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है बेजियर कर्व का? ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इस वाले टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है बेजियर कर्व की। कर्व स्टार्ट फ्रॉम P0 एंड एंड ऑन Pn, टेंजेंट एट स्टार्ट इज अलोंग P0 P1, टेंजेंट एंड एट एंड इज अलोंग Pn एंड Pn-1, यानी कि अगर देखिए ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, तो इस पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो ये इस वाले डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये पॉइंट P0 और ये पॉइंट P1, इसके डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा।
और जो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉइंट Pn और ये पॉइंट Pn-1 इसके डायरेक्शन में टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि इसका जो डायरेक्शन होगा P0 P1 की तरफ होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो Pn और Pn-1 की तरफ होगा। ठीक है, अब लोग देखते हैं कि चलिए कर्व लाइज इनसाइड कॉन्वेक्स हल, ये भी जो कर्व है वो कॉन्वेक्स हल के अंदर ही इनसाइड लाई करेगा, और मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स हल कैसे होता है। एंटायर कर्व चेंजेस इफ एनी कंट्रोल पॉइंट मूव। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक भी कंट्रोल पॉइंट चेंज होता है तो पूरा का पूरा कर्व बदल जाएगा, यानी कि हर एक कंट्रोल पॉइंट का इसमें अपना महत्व है। ठीक है, ये स्मूथ कर्व बनाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी क्या है? बेजियर कर्व ऑलवेज लाई इनसाइड अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग कंट्रोल पॉइंट्स, यानी कि अगर हम लोग कंट्रोल पॉइंट को ज्वाइन करके कोई पॉलीगन बनाएंगे तो उस पॉलीगन के अंदर ही ये कर्व हमेशा लाई करेगा। इससे क्या होती है कि स्टेबिलिटी आती है और प्लस प्रिडिक्टेबिलिटी भी आती है। एडवांटेजेस क्या है बेजियर कर्व के? सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंप्लीमेंट और वेरी स्मूथ और यूज्ड वाइडली इन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? ग्लोबल कंट्रोल प्रॉब्लम होता है इसमें, क्योंकि एक भी कंट्रोल पॉइंट हटा देंगे तो फिर उसका शेप बदल जाएगा। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग कॉम्प्लेक्स शेप्स, हार्ड टू कंट्रोल लोकल शेप कंट्रोल करना हार्ड है क्योंकि ग्लोबल कंट्रोल होता है इसमें। एप्लीकेशन क्या है? फॉन्ट में, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें, एनिमेशन पाथ में, कार बॉडी डिजाइन में, वेक्टर ग्राफिक्स में, यूआई डिजाइन कर्व्स में। ठीक है, अब लोग एट लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेजियर कर्व। बेजियर सरफेस क्या होता है? बेजियर सरफेस इज ए स्मूथ 3D सरफेस फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग बेजियर कर्व्स इन टू डायरेक्शंस u एंड v। यानी कि अगर बेजियर कर्व 1D लाइन है तो बेजियर सरफेस 2D शीट है। तो अगर एक क्लॉथ शीट है जिसमें कि बहुत सारे पिंस को हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पे मतलब अगर हम लोग उस क्लॉथ शीट पे बहुत सारे पिन को अटैच कर देते हैं, ठीक है, बहुत जगहों पे अटैच कर दिए, तो जो आपका क्लॉथ होगा वो बेंड हो जाएगा, यानी इन पॉइंट्स के अबाउट थोड़ा बेंडिंग हो जाएगी और उस बेंडिंग को ही बेजियर सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंट्रोल पॉइंट ग्रिड क्या होता है। बेजियर सरफेस यूजेस मैश ग्रिड ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, यानी कि कंट्रोल पॉइंट्स का एक मैश या फिर ग्रिड यूज करते हैं, यानी कि इस टाइप में करके ऐसे ग्रिड यूज करते हैं। आप लोग ग्रिड तो जानते होंगे 10 बाई 10 का ग्रिड कैसे होता है, टेबल टाइप का। मतलब देखिए ये आपका 1 2 और 1 और ये 2, ये 3x3 का ग्रिड है। वैसे ही इसमें कंट्रोल पॉइंट्स का ग्रिड होता है इस बेजियर सरफेस में, और कॉर्नर्स लाई ऑन द सरफेस, कॉर्नर सरफेस पे लाई करता है और इनर पॉइंट्स कंट्रोल शेप, इसमें जो अंदर के पॉइंट्स होते हैं वो शेप को कंट्रोल करते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी जरूर प्रैक्टिस करें। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सरफेस पासेस थ्रू 4 कॉर्नर पॉइंट्स, टेंजेंट डायरेक्शन कंट्रोल्ड बाय बाउंड्री पॉइंट्स, लाई इनसाइड कॉन्वेक्स हल, वेरी स्मूथ, होल सरफेस चेंजेस इफ वन कंट्रोल पॉइंट मूव्स। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल रिप्रेजेंटेशन, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, गुड फॉर स्मॉल स्मूथ पैचेस, इजी टू इंप्लीमेंट। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि लोकल कंट्रोल कुछ नहीं होता है क्योंकि ग्लोबल कंट्रोल होता है। लार्ज सरफेसेस बिकम डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर सरफेस हो जाएगा और हर पॉइंट का अपना कंट्रोल है तो फिर वो डिफिकल्ट होगा इंप्लीमेंट करने में ना, समझ रहे हैं। और मैनी कंट्रोल पॉइंट्स नीडेड, क्योंकि अपना सब अपना में कंट्रोल पॉइंट का अपना महत्व है, इसलिए बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और होल सरफेस चेंजेस ऑन एडिटिंग, इसके एप्लीकेशन कहाँ है? कार बॉडी पैनल में और एयरक्राफ्ट बॉडी पार्ट में, प्रोडक्ट डिजाइन में, कैरेक्टर फेसेस में और इंडस्ट्रियल डिजाइन में। ये देखिए ये डिफरेंस बिटवीन है कर्व, बेजियर कर्व और बेजियर सरफेस में, जिसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन है बेजियर और बी स्प्लिन में, जो भी इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ना चाहिए। हम लोग को जरूरत है कि हम लोग पढ़ेंगे कि कर्व्स और सरफेसेस की क्या जरूरत है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। रियल वर्ल्ड इज नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये बात वही बात है कि रियल वर्ल्ड आपका जो है, मैंने आपको बताया था कि आपका चेहरा अगर हम लोग लाइन सेगमेंट से बनाए तो कैसा लगेगा, और अगर उसी को हम लोग कर्व से बनाए तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए हम लोग को कर्व्स और सरफेसेस की जरूरत है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है, क्योंकि हम लोग को स्मूथ कार बनाना होता है, स्मूथ फेस बनाना होता है, स्मूथ एनिमेशन बनाना होता है और नेचुरल शेप्स बनाना होते हैं। इसलिए हम लोग को कर्व्स और सरफेसेस की जरूरत है। और कर्व्स और सरफेस क्या करता है कि हमारा जो मेमोरी कंजप्शन है उसको कम करता है और स्मूथनेस को बढ़ाता है और रियलिस्टिक मॉडल बनाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इतना ही था हमारे 4th चैप्टर में।
तो फिर हमने अपनी तरफ से सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आए आप उसको अटेम्प्ट कर लें। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यूनिट 4 इज कंप्लीटेड, सो आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।